हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स एक काफ़ी लंबी यूनिट भी है। और फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि फ्लूइड क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानेंगे वो क्या होता है। और फिर हम डेंसिटी के ऊपर बेस्ड अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे और प्रेशर के ऊपर भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर से हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी लंबी यूनिट है। तो सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो कि फ्लो कर सके, कोई भी सब्सटेंस, वही क्या होगी, फ्लूइड। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो लिक्विड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, एटसेट्रा। और जो गैसेज होती है ना, गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, एटसेट्रा, उनको भी फ्लूइड माना जाता है, फ्लूइड की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि गैसेज भी फ्लो कर सकती हैं। ठीक है। और जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप। फ्लूइड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे वाटर को किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है। और फ्लूइड कैन फ्लो ड्यू टू इट्स वेट। फ्लूइड अपने वेट के कारण फ्लो कर सकता है। वो कैसे, फ्लूइड अपने वेट के कारण कैसे फ्लो कर सकता है। मान लो ये इंक्लाइंड है, ठीक है, इस इंक्लाइंड पे मैंने कोई फ्लूइड डाल दिया, जैसे कि वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, ये वाटर अपने वेट के कारण डाउन द इंक्लाइंड फ्लो करेगा, बिल्कुल। ठीक है। और अब देखो, जो मास होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं। SI यूनिट क्या होती है मास की, kg, बिल्कुल सही है। और जो वॉल्यूम होती है उसको V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। तो अब हम थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। 1 लीटर वॉल्यूम क्या होता है, 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब। और 1 डेसी सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 लीटर कितना हो गया, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है। मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर 1 मीटर क्यूब का 1000वां हिस्सा होता है। ठीक है। तो अब देखो, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, मास m बाय में वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है। मान लो कोई यूनिफॉर्म सब्सटेंस है, यूनिफॉर्म सब्सटेंस, उस यूनिफॉर्म सब्सटेंस की डेंसिटी रो, वो क्या होगी, उस सब्सटेंस का मास बाय में वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है
अगर नहीं पता तो इसका पता होना चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, या 1 kg पर लीटर बोल दो, ठीक है, या 1000 kg पर मीटर क्यूब बोल दो, ठीक है। और अब देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये क्या चीज होती है? किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती, नो यूनिट नो डायमेंशन। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब देखो एल्यूमिनियम की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, वो कितनी होती है? 2.7। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी बताओ वो कितनी होगी? तो अब देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वो कितनी? 2.7। ये किसके बराबर होगी? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एल्यूमिनियम की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जो कि कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी निकल के आ गई? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इतनी ही होती है एल्यूमिनियम की डेंसिटी, ठीक है। और देखो जो हमारे चारों तरफ एयर है ना, उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और मरकरी की डेंसिटी ये कितनी होती है? 13.6 इंटू में 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो डेंसिटी हमें पता है क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर ये है, ठीक है। इस कंटेनर में एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम मान लो 1 है, फ्लूइड नंबर 1। इस फ्लूइड की डेंसिटी मान लो ρ1 है, ठीक है। और इस फ्लूइड का मास वो मान लो m1 है, ठीक है। और एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में भी एक फ्लूइड है, कोई दूसरा फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम मान लो फ्लूइड नंबर 2। इस फ्लूइड की डेंसिटी वो मान लो ρ2 है, ठीक है। इस फ्लूइड का मास वो मान लो m2 है, और दोनों ही मिक्सिबल फ्लूइड्स हैं, मतलब ये एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। अगर इनको मिक्स किया जाए तो ये एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों फ्लूइड्स को मिक्स करूंगा, प्लस का साइन, मतलब इन दोनों फ्लूइड्स को मिक्स कर दूंगा। मिक्स हो सकते हैं ना, क्योंकि ये मिक्सिबल फ्लूइड्स हैं। मतलब इन दोनों फ्लूइड्स को एक बड़े से कंटेनर में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब एक ये नया फ्लूइड बन गया। इस नए फ्लूइड की डेंसिटी वो मान लो होगी रो मिक्स, मतलब इन दोनों के मिक्सचर के कारण एक नया फ्लूइड बना है, उस फ्लूइड की डेंसिटी होगी रो मिक्स, ठीक है।
इस फ्लूइड का मास कितना होगा? सीधी सी बात है m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों को ही तो मिक्स किया है। ठीक है, तो ये जो नया फ्लूइड बना है इसकी डेंसिटी रो मिक्स ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो इस फ्लूइड की डेंसिटी रो 1 है, ये किसके बराबर होगी? इस फ्लूइड का मास m1 डिवाइडेड बाय इस फ्लूइड का वॉल्यूम v1, मतलब मान लो इस फ्लूइड का वॉल्यूम क्या है v1। ठीक है, तो यहां से v1 किसके बराबर आ गया? मतलब इस फ्लूइड का वॉल्यूम v1 वो कितना आएगा? m1 बाय रो 1। इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो 2, ये किसके बराबर होगी? इस फ्लूइड का मास m2 डिवाइडेड बाय इस फ्लूइड का वॉल्यूम मतलब v2। तो यहां से v2 की वैल्यू क्या आ गई? m2 बाय रो 2। ठीक है, इन दोनों फ्लूइड्स को मिक्स कर दिया, एक नया फ्लूइड बन गया। इस फ्लूइड का वॉल्यूम कैपिटल V वो कितना होगा? सीधी सी बात है v1 प्लस v2, और v1 कितना है? m1 बाय रो 1 v2 m2 बाय रो 2। तो इस फ्लूइड का वॉल्यूम कैपिटल V ये कितना आ गया? m1 रो 2 प्लस m2 रो 1 डिवाइडेड बाय रो 1 रो 2। सही बात है। तो इस फ्लूइड की डेंसिटी रो मिक्स जो कि फाइंड आउट करनी है वो किसके बराबर होगी? m1 प्लस m2 बाय में वॉल्यूम कैपिटल V, और कैपिटल V ये कितना आया? m1 रो 2 प्लस m2 रो 1 डिवाइडेड बाय रो 1 रो 2। रो 1 रो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सही बात है। तो ये आ गया फॉर्मूला। इन दोनों को मिक्स किया, एक नया मिक्सचर बन गया, नया फ्लूइड। इस फ्लूइड की डेंसिटी रो मिक्स वो इतनी होगी। ठीक है, अब इसी का एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। वो स्पेशल केस क्या है? देखो, मान लो मेरे पास एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो 1। ठीक है, इस फ्लूइड का मास m1 वो m0 के बराबर है, और एक दूसरा फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो 2, इस फ्लूइड का मास m2 ये भी m0 के बराबर है। मतलब इस फ्लूइड का और इस फ्लूइड का, दोनों ही फ्लूइड का मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m0, और दोनों ही मिक्सिबल फ्लूइड्स हैं। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक नया फ्लूइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उस नए फ्लूइड की डेंसिटी होगी रो मिक्स। ठीक है, और मास कितना होगा? m0 प्लस m0 2m0। तो ये रो मिक्स फाइंड आउट करो कितनी आएगी। मतलब दो मेरे पास मिक्सिबल फ्लूइड्स हैं, दोनों फ्लूइड्स का मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m0। ठीक है, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो 1, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो 2, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया एक नए कंटेनर में। तो जो नया फ्लूइड बनेगा उसकी डेंसिटी रो मिक्स वो क्या होगी? तो बस यहां पे m1 और m2 की जगह क्या पुट कर दो? m0 पुट कर दो। बस m0 प्लस m0 2m0 इंटू में रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय m1 रो 2 प्लस m2 रो 1। m1 और m2 क्या है? सेम m0, और m0 को यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो रो 1 प्लस रो 2 आ गया। m0 से m0 कैंसल, तो मिक्सचर की डेंसिटी आ गई 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको तो याद ही कर लो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे जिसमें क्या गिवन होगा?
तीन मिसिबल फ्लूइड्स होंगे, जैसे यहाँ पे तो दो थे, तीन मिसिबल फ्लूइड्स होंगे, उन फ्लूइड्स की डेंसिटी गिवन होगी और उन फ्लूइड्स का मास गिवन होगा, और तीनों को मिक्स कर दूंगा मैं, एक नया फ्लूइड बनेगा, उस फ्लूइड की डेंसिटी रो मिक्स वो फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, मेरे पास तीन अलग अलग मिसिबल फ्लूइड्स होंगे, मतलब वे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है, और देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी वो कितनी गिवन है, रो, और इस फ्लूइड का मास वो m गिवन है। एक दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई दूसरा फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो बाय 4 गिवन है, इस फ्लूइड का मास 2m है। कोई तीसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई तीसरा अलग फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी 3 रो बाय 2 गिवन है, और इस फ्लूइड का मास ये 3m गिवन है। तीनों मिसिबल फ्लूइड्स हैं, मतलब तीनों एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को मिक्स कर दिया, तीनों को मिक्स कर दिया और एक नए कंटेनर में डाल दिया, तो एक नया फ्लूइड बन जाएगा। इस नए फ्लूइड की डेंसिटी वो होगी रो मिक्स, जो कि फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ रो। ठीक है, और देखो ये जो नया फ्लूइड है इसका मास कितना होगा, m प्लस 2m 3m प्लस 3m 6m, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो मान लो इस फ्लूइड का वॉल्यूम है v1, तो डेंसिटी रो ये किसके बराबर आ जाएगी, मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v1। तो यहां से v1 कितना आ गया, m बाय रो। ऐसा ही यहां पे डेंसिटी रो बाय 4 इज इक्वल टू मास 2m बाय में वॉल्यूम v2। तो यहां से v2 कितना आ गया, v2 2m इंटू में 4 डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, मतलब 8m बाय रो। ऐसा ही यहां पे डेंसिटी कितनी 3 रो बाय 2 इज इक्वल टू मास 3m बाय में वॉल्यूम v3। यहां से v3 कितना आ गया, 3m इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 3 रो। तो ये कितना आ गया 2m बाय रो। ठीक है, तो तीनों को मिक्स कर दिया, एक नया फ्लूइड बन गया। इस फ्लूइड का वॉल्यूम कैपिटल V वो क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। बिल्कुल सही है, मतलब m बाय रो प्लस 8m बाय रो प्लस 2m बाय रो। ठीक है, तो यहां पे m बाय रो को कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 8, 8 और 2 10 और 1 11, 11m बाय रो। इस नए फ्लूइड की डेंसिटी रो मिक्स वो क्या आएगी, मास 6m बाय में वॉल्यूम कैपिटल V, और ये कितना आया है 11m बाय रो। रो ऊपर चला जाएगा, m से m कैंसल, तो कितनी आ गई 6 रो बाय में 11। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो तीनों अलग अलग फ्लूइड्स थे, मिसिबल थे, तीनों को मिक्स किया, एक कंटेनर में डाल दिया, एक नया फ्लूइड बन गया। इस नए फ्लूइड की डेंसिटी रो मिक्स फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ रो, और ये कितनी आई 6 रो बाय में 11। ठीक है,
एक और अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे अब हम। यहां पे भी क्या गिवन होगा, मिसिबल फ्लूइड्स गिवन होंगे, ठीक है। मान लो एक फ्लूइड ये है, इस फ्लूइड की डेंसिटी है ρ1। अब की बार इस फ्लूइड का वॉल्यूम गिवन है V1। एक दूसरा फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी ρ2, इस फ्लूइड का वॉल्यूम V2। एक कोई तीसरा फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड की डेंसिटी ρ3 और इस फ्लूइड का वॉल्यूम V3 गिवन है। तीनों मिक्सिबल फ्लूइड्स हैं, मतलब तीनों एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को मिक्स कर दिया और एक नए कंटेनर में डाल दिया, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और एक ये नया फ्लूइड बन गया। इस नए फ्लूइड की डेंसिटी होगी रो मिक्स, जो कि फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब देखो, इस फ्लूइड का टोटल वॉल्यूम V वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, सही बात है। और अब देखो ρ1 किसके बराबर होगी, इस फ्लूइड का मास m1 डिवाइडेड बाय इसी फ्लूइड का वॉल्यूम V1। तो यहां से m1 किसके बराबर आ गया, ρ1 V1। और इस फ्लूइड का मास m2 वो क्या आ जाएगा, ρ2 V2। ऐसे ही इस फ्लूइड का मास m3 वो क्या आ जाएगा, ρ3 V3। इन तीनों को मिक्स किया, एक नया फ्लूइड बन गया। इस पूरे फ्लूइड का मास m वो क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। मतलब ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 प्लस ρ3 V3। ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 प्लस ρ3 V3। और अब देखो इस नए फ्लूइड की डेंसिटी रो मिक्स वो क्या होगी, बाय फॉर्मूला मास ऑफ दिस फ्लूइड m, मतलब ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 प्लस ρ3 V3 बाय में वॉल्यूम V, और वो कितना V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये आ गया निकल के, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तो 3 ही फ्लूइड हैं, 4 होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या आ जाती है, ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 प्लस ρ3 V3 प्लस ρ4 V4 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब हम एक स्पेशल केस को देख लेते हैं। मतलब मान लो मेरे पास एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρ1, वॉल्यूम V1 जो कि V0 के बराबर है। एक दूसरा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρ2 और इस फ्लूइड का वॉल्यूम V2, ये भी V0 के बराबर है। मतलब दोनों फ्लूइड्स का वॉल्यूम सेम है और केवल 2 फ्लूइड्स हैं, ठीक है। इस स्पेशल केस में दोनों फ्लूइड्स का वॉल्यूम क्या है, सेम V0 V0, ठीक है। दोनों फ्लूइड्स की डेंसिटी अलग अलग है, ρ1 ρ2। यहाँ पे ध्यान रहे, इस स्पेशल केस में मेरे पास 2 ही फ्लूइड हैं और दोनों मिक्सिबल फ्लूइड्स हैं। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक नया फ्लूइड बनेगा। उस नए फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी, रो मिक्स, जो कि फाइंड आउट करो। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V0 प्लस V0 2V0। तो रो मिक्स फाइंड आउट करो। इस फॉर्मूले से देखो क्या आएगा, ρ1 V1, V1 कितना V0 प्लस ρ2 V2, V2 कितना V0 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, मतलब V0 प्लस V0 2V0। तो मिक्सचर की डेंसिटी ये कितनी आएगी, V0 को ऊपर कॉमन ले लो तो ऊपर जो V0 को कॉमन लोगे वो नीचे V0 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, ρ1 प्लस ρ2 बाय में 2,
ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसी डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल को करेंगे। तो देखो क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में। मेरे पास 3 इमिसिबल फ्लूइड्स हैं। ठीक है, पहले फ्लूइड की डेंसिटी ρ1, ये 2ρ/3 गिवन है। वॉल्यूम V1, ये V/2 गिवन है। एक दूसरा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρ2, ये ρ/2 गिवन है। और वॉल्यूम V2, ये V गिवन है। एक तीसरा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρ3, ये 3ρ/2 गिवन है। और वॉल्यूम V3, ये 2V गिवन है। तीनों मिक्सिबल फ्लूइड्स हैं, इन तीनों को मैंने मिक्स कर दिया और एक नए कंटेनर में डाल दिया, तो एक नया फ्लूइड बन जाएगा जिसकी डेंसिटी क्या होगी, रो मिक्स, जो कि फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ रो। और वॉल्यूम क्या होगा, V + V/2 + 2V। ठीक है, तो रो मिक्स इन टर्म्स ऑफ रो फाइंड आउट करो, तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज कर लो ना। रो मिक्स देखो क्या आ जाएगा, ρ1 2ρ/3 इंटू में V1 V/2 प्लस ρ2 ρ/2 V2 V प्लस ρ3 3ρ/2 V3 2V डिवाइडेड बाय V1 + V2 + V3, मतलब V/2 + V + 2V। तो जब इसको आप अच्छे से सोल्व करोगे, ऊपर V कॉमन आएगा, नीचे भी V कॉमन आएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। तो मिक्सचर की डेंसिटी जब इसको आप अच्छे से सोल्व करोगे इन टर्म्स ऑफ रो, ये कितनी निकल के आएगी, 23ρ/21। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, नाम तो सुना होगा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो कुछ लोग ये जानते हैं प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल सही है। प्रेशर कुछ लोग ये जानते हैं कि फोर्स बाय में एरिया ये होता है। हाँ, कुछ हद तक ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन करो प्रेशर क्या होता है। तो देखो, मान लो ये कोई सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस का सरफेस एरिया मान लो A है। ठीक है, अब मान लो इस सरफेस पे मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, इतने सरफेस पे, मतलब A सरफेस एरिया पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया, और कितना फोर्स अप्लाई किया, टोटल F। और कुछ मान लो तिरछा अप्लाई किया, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मान लो मैंने कुछ ऐसे अप्लाई किया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा। और मान लो ये जो फोर्स है ना, इस पूरे सरफेस एरिया A पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे सरफेस एरिया A पे टोटल फोर्स कितना है, F। और मान लो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे एरिया पे, तो इस सरफेस एरिया के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो दबाव मिलेगा, प्रेशर, वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा। ये कैसे डिफाइन किया जाता है,
जो हमने फोर्स अप्लाई किया है ना उस सरफेस पे, उस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स टू सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस कैपिटल ए। इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस फोर्स का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ये सरफेस एरिया ए, यही क्या होगा, इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर मतलब दबाव। तो देखो इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, ये कंपोनेंट क्या आएगा एफ साइन थीटा और ये कंपोनेंट एफ कोस थीटा, ठीक है। तो इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये है एफ साइन थीटा, तो यहां पे क्या आएगा एफ साइन थीटा और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ दिस सरफेस ए। ये क्या हो जाएगा इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर। लेकिन शर्त क्या है, ये जो फोर्स एफ अप्लाइड है ना ऐसे इस सरफेस पे, ये इस पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा और वो इतना आएगा। तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रेशर क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट क्या होती है पास्कल, ठीक है। और 1 पास्कल कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट पास्कल बोल दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ये कितना होता है 1.01 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक, और वो इतना होता है सी लेवल पे, ठीक है। तो अब हम प्रेशर के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है, मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है। सरफेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और इस सरफेस पे मैंने ऐसे फोर्स एक्सर्ट करा, कितना एफ फोर्स एक्सर्ट करा, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स मैं एक्सर्ट करूंगा ना इस सरफेस पे, मतलब इतने सरफेस एरिया पे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तभी इस सरफेस एरिया के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा। और ये जो मैंने फोर्स ऐसे एक्सर्ट करा ना, तो ये एंगल कितना गिवन है 53 डिग्री, ठीक है। और ऐसा गिवन है इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर मतलब दबाव वो कितना आया 10 पास्कल। तो इस F की वैल्यू बताओ, मतलब मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा इस सरफेस पे। सोल्व करते हैं। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 5, ठीक है। तो देखो प्रेशर 10 पास्कल गिवन है इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा मतलब साइन 53, थीटा कितना हो गया यहां पे 53, डिवाइडेड बाय एरिया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। 1 सेंटीमीटर
में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये सरफेस एरिया आएगा ना, SI यूनिट में पुट होगा ना, 25 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये फोर्स F ये न्यूटन में आ जाएगा SI यूनिट में। साइन 53 कितना? 4/5, 5 नीचे आ जाएगा। तो F देखो कितना आ गया? 25 पंजे 125 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, इतना न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3, तो नीचे 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 125 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 125/4। 31 टोका कितना होता है? 124। तो ये आएगा 31.25, ठीक है। तो 31.25 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, इतना न्यूटन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 31.25 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 0. कितने डेसिमल आएंगे? 3 और 2 5, 3 1 2 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इतना न्यूटन, ठीक है। तो अगेन रिपीट करता हूं, मेरे पास एक एरिया है जिसका सरफेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। मैंने ऐसे फोर्स एक्सर्ट करा, ठीक है, कि ये एंगल कितना? 53 डिग्री, ठीक है। ऐसे फोर्स एक्सर्ट करा और ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे सरफेस पे। तो इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा और वो कितना गिवन है? 10 पास्कल। तो मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया इस सरफेस पे, वो फाइंड आउट करना था F। तो इस फॉर्मूले का यूज हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। तो प्रेशर 10 पास्कल इज इक्वल टू F साइन थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। F साइन थीटा साइन 53, ये कितना हो गया? 4/5, F इंटू में 4/5 और डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, गिवन किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, तो 25 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये एरिया, ठीक है। तो यहां से F की वैल्यू ये कितनी आ गई? 25 पंजे 125 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो कुल मिला के इतने न्यूटन आ जाएगा, 0.03125 न्यूटन, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रेशर की रियल लाइफ एप्लीकेशंस। हमें ये पता चला प्रेशर क्या होता है? दबाव होता है एक तरह से। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट पास्कल होती है। तो उस सरफेस पे कितना दबाव पड़ता है उसको हम पास्कल में मेजर करते हैं।
ठीक है। तो अब प्रेशर की कुछ एप्लीकेशंस देखो, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहली एप्लीकेशन देखो, मान लो मेरे पास कोई वेजिटेबल है, मतलब कोई भी सब्जी है, ये मान लो कोई खीरा है जैसे, ठीक है, खीरा होता है ना, खाते हैं खीरा। अगर मैं इसको अपने केवल हाथ से काटने की कोशिश करूं तो नहीं काट पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको अपने हाथ से काटने की कोशिश करूंगा इस खीरे को, तो इस खीरे पे प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब दाब ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा हाथ जो है, ये जो सरफेस एरिया है मेरे हाथ का, जो कि यहाँ पे खीरे को टच होगा, मेरे हाथ का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं अपने हाथ से इस खीरे को काटने की कोशिश करूँगा तो इस खीरे पे जो दबाव पड़ेगा, प्रेशर, सारा काम दबाव का है, प्रेशर वो कम पड़ेगा इस खीरे पे। अगर मैं इस खीरे को अपने हाथ से काटने की कोशिश करूँगा, प्रेशर क्या होगा, फोर्स, मतलब जो फोर्स अप्लाई किया मेरे हाथ ने इस खीरे पे, वो डिवाइडेड बाय एरिया, मेरे हाथ का एरिया क्या है, ज़्यादा, ठीक है। मेरे हाथ की वजह से इतने एरिया पे इस खीरे पे फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा एरिया है, तो प्रेशर मतलब दबाव इस खीरे पे कम पड़ेगा, तो ये खीरा नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस खीरे को विद द हेल्प ऑफ नाइफ काटने की कोशिश करूं, विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ, जो कि काफी पहना होता है, कुछ ऐसा होता है ना नाइफ, अगर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ खीरे को काटने की कोशिश करूं तो ये कट जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो देखो, ये जो सरफेस एरिया होगा इस नाइफ का, इतना होगा, ये सरफेस एरिया काफ़ी कम है। जब ये नाइफ इस खीरे पे पड़ेगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ नाइफ मैं इस खीरे को काटूंगा, तो बहुत कम सरफेस एरिया पे फोर्स अप्लाई हुआ ना, सरफेस एरिया काफ़ी कम है, तो प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा खीरे पे, तो खीरा आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ नाइफ हम किसी भी वेजिटेबल को, मतलब जैसे खीरा हो गया, उसको आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि जो नाइफ होता है, चाकू होता है, काफ़ी पहना होता है, मतलब उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। तो जब मैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ इस खीरे को काटने की कोशिश करूँगा तो बहुत कम सरफेस एरिया पे फोर्स एक्ट होगा, तो प्रेशर ज़्यादा महसूस करेगा ये खीरा, तो आसानी से ये मेरा चाकू पेनेट्रेट कर जाएगा इस खीरे में, मतलब खीरा कट जाएगा, ठीक है। और एक दूसरी एप्लीकेशन है रियल लाइफ, मतलब जो बैग होता है मेरा, मान लो मेरा ये बैग है, ठीक है, इस बैग का मास है मान लो m, और ये है बैग का हैंडल, ठीक है। ये कुछ ऐसे करके इस बैग का ये हैंडल है, तो ये जो बैग का हैंडल होता है, ये जैसा कि देख सकते हो, ये काफ़ी चौड़ा होता है, वाइड होता है। ऐसा क्यों? उसका कारण अभी समझ में आएगा। देखो, मान लो मैं इस बैग को ऐसे हैंडल से पकड़ के उठाऊं, ये मेरा हाथ है, ठीक है, हैंडल की हेल्प से
इस बैग को मैं ऐसे उठाए हुए हूँ, ये ग्राउंड से ऊपर है बैग, ठीक है। तो बैग पे ऐसे mg फोर्स आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो मेरे हाथ के द्वारा इस बैग पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगी, कितनी, mg ही आएगी, बिल्कुल। तभी तो ये बैग को मैं ऐसे उठाए हुए हूं आराम से। तो देखो मेरे हाथ पे जो रिएक्शन फोर्स आएगा बाय बैग, मतलब बाय द हैंडल ऑफ द बैग, ऐसे mg आएगा। और देखो ये जो मेरे हाथ पे जो रिएक्शन आएगा ना बाय द हैंडल ऑफ द बैग, ऐसे mg, ये जो फोर्स है मेरे हाथ पे कितने एरिया पे एक्ट होगा, जितना एरिया इस बैग के हैंडल का है। मेरे हाथ पे इतने ही तो एरिया पे ये फोर्स एक्ट करेगा। तो मेरे हाथ पे जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, दिस फोर्स mg डिवाइडेड बाय दिस एरिया ऑफ ए हैंडल। इस हैंडल का जितना एरिया होगा उतने ही तो एरिया पे मेरे हाथ पे ये फोर्स एक्ट करेगा। तो मेरे हाथ पे जो प्रेशर आएगा mg बाय ए, इतना आएगा, इतना पास्कल। अब देखो ये एरिया तो काफ़ी ज़्यादा गिवन होता है, काफ़ी चौड़ा होता है ना हैंडल, देखा होगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, काफ़ी कम। हमारे हाथ पे जो दबाव होगा वो काफ़ी कम पड़ेगा, जिससे हमें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। नो पेन ऑन आवर हैंड बाय द हैंडल ऑफ द बैग, ठीक है। लेकिन अगर यही हैंडल कुछ ऐसा होता यही हैंडल इस बैग का, मतलब एरिया काफ़ी कम होता। तो अगर मान लो मैं इस बैग को ऐसे पकड़े हुए हूँ, हैंडल का एरिया काफ़ी कम है, तो मेरे हाथ पे नॉर्मल रिएक्शन बाय द हैंडल ऑफ द बैग ऐसे mg आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अब मेरे हाथ पे जो प्रेशर, दबाव पड़ेगा बाय द हैंडल ऑफ द बैग वो ज़्यादा पड़ेगा, mg बाय दिस एरिया ए। ये एरिया काफ़ी कम है ना हैंडल का, तो मेरे हाथ पे दबाव बाय द हैंडल ऑफ द बैग काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, तो हमें पेन होगा, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा ना हमारे हाथ पे बाय द हैंडल ऑफ द बैग, क्योंकि यहाँ पे हैंडल काफ़ी भीड़ा है, काफ़ी नैरो हैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी वाइड हैंडल है। इन केस ऑफ वाइड हैंडल बैग को उठाना काफ़ी आसान है, क्योंकि प्रेशर काफ़ी कम पड़ेगा हमारे हाथ पे, कोई पेन नहीं होगा, आसानी से इसको हम उठाए रह सकते हैं बैग को। लेकिन अगर इस हैंडल का जो ये एरिया है, अगर ये काफ़ी कम हुआ, मतलब हैंडल काफ़ी भीड़ा है और इस बैग को उठाए हुए हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ पे बाय द हैंडल ऑफ द बैग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, हमें पेन महसूस होगा। तो लंबे समय तक हम इस केस में बैग को उठाए नहीं रह सकते, ठीक है। तो सारा खेल प्रेशर का है, दबाव का। तो इसीलिए जो बैग होते हैं ना, बैग का हैंडल काफ़ी वाइड गिवन होता है, ताकि हम उसको आसानी से काफ़ी देर तक उठाए रह सकें बैग को अपने हाथों से। तो अब देखो तीसरी रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वो क्या होती है। मान लो ये सैंड है, जो रेगिस्तान होता है ना, ये वो है, ठीक है। और देखो रेगिस्तान में जो ऊंट हैं वो आसानी से चल सकते हैं, ऊंट का पाँव इस रेत में धंसता नहीं है, पेनेट्रेट नहीं करता ऊंट का पाँव इन दिस सैंड, क्योंकि ऊंट का पाँव वो काफ़ी बड़ा होता है। ऊंट का मतलब कैमल बोल दो या ऊंट बोल दो, कैमल का जो फुट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है,
तो जो सरफेस एरिया होता है ना कैमल के फुट का, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और देखो कैमल तो काफ़ी भारी भी होता है, ठीक है। तो जो फोर्स एक्ट करेगा इस सैंड पे बाय दी फुट ऑफ द कैमल, इस सैंड पे ऐसे एफ फोर्स एक्ट करेगा बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि कैमल काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। लेकिन फिर भी कैमल आसानी से चल सकता है इस रेत में। मतलब ऊंट के जो पांव होते हैं वो इस रेत में पेनेट्रेट नहीं होंगे। मतलब जो प्रेशर पड़ेगा ऊंट के पांव के द्वारा इस रेत पे वो काफ़ी कम होगा। वो कैसे होगा? फोर्स एफ बिल्कुल ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो एरिया है ना ऊंट के पांव का एरिया, वो कुछ ज़्यादा ही होता है। ये ज़्यादा है लेकिन रेशियो के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो प्रेशर पड़ेगा इस सैंड पे वो काफ़ी कम पड़ेगा बाय दी फुट ऑफ द कैमल। तो इसलिए कैमल आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है। कैमल का जो फुट होता है वो पेनेट्रेट नहीं करता रेत में, ठीक है, सैंड में, क्योंकि कैमल का जो पाँव होता है नीचे से काफ़ी चौड़ा होता है। सरफेस एरिया ऑफ द फुट ऑफ द कैमल काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्रेशर जो फील करेगा ये सैंड वो कम आएगा, जिससे कि कैमल आसानी से चल सकता है इस रेत में। और कैमल का जो पैर है वो पेनेट्रेट नहीं करता, ज़्यादा पेनेट्रेट नहीं करता इनटू सैंड। अब देखो फोर्थ एप्लीकेशन वो क्या है। मान लो ये रेल की पटरी है, ठीक है। ये क्या, दोनों रेल की पटरी, ठीक है। वैसे तो यहां पे फट्टे लगाए जाते हैं, स्लीपर्स, फट्टे मतलब स्लीपर्स लगाए जाते हैं रेल की पटरियों के बीच में। इसके पीछे के लगाने का कारण क्या है वो अभी समझ में आएगा। तो अब देखो जो रेल का जो मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, रेल का जो वजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और देखो अगर मैं इन स्लीपर्स का यूज ना करूं, मतलब केवल रेल की पटरियां हैं, इनके बीच में कोई स्लीपर नहीं है, ठीक है। तो जब रेल इसके ऊपर से दौड़ेगी तो पहली बात तो दौड़ ही नहीं पाएगी। वो कैसे? तो देखो रेल का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो रेल के पहियों के द्वारा इस रेल की पटरी पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स आएगा, ठीक है। और ये जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 3 इंच होती होगी रेल की पटरी की चौड़ाई, ठीक है। तो ये जो एरिया आएगा काफ़ी कम आएगा, और इस कम एरिया पे ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पटरी के काफ़ी कम एरिया पे ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जो प्रेशर पड़ेगा ऑन ग्राउंड वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एरिया काफ़ी कम है ना पटरी का, ठीक है। तो जो इसके नीचे जो मिट्टी होती है, ग्राउंड होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। अगर हम स्लीपर्स का यूज ना करें तो होगा क्या, अगर रेल इसके ऊपर दौड़ने की कोशिश करेगी, ट्रेन इसके ऊपर चलने की कोशिश करेगी, तो ये जो पटरियाँ हैं ना ये उस सैंड में धंस जाएंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ना, दबाव पड़ेगा ग्राउंड पे बाय दीज पटरियाँ, ठीक है। तो ये दोनों पटरियाँ उस सैंड में धंस जाएंगी, पेनेट्रेट कर जाएंगी
जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेल की जो ये पटरियाँ होती हैं जिनके ऊपर ट्रेन दौड़ती है, इनके बीच में स्लीपर्स का यूज करते हैं, फट्टों का। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, देखो ट्रेन काफ़ी हैवी है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब जो ट्रेन दौड़ेगी ना वो सक्सेसफुली रन कर पाएगी ऑन दीज रेल्स। वो उसके पीछे का कारण क्या है, देखो अब है ना वो जो फोर्स एक्ट करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेल का वजन काफ़ी ज़्यादा है, वो अब ज़्यादा एरिया में एक्ट करेगा, फैल जाएगा वो फोर्स, ऐसा समझो इतने एरिया में। वही फोर्स, काफ़ी ज़्यादा फोर्स, क्योंकि रेल का वजन काफ़ी ज़्यादा है, वही अब ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा। तो प्रेशर ऑन ग्राउंड वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस ये पटरियाँ नहीं धसेंगी अब, ठीक है, ग्राउंड में। ये अब रेल की पटरियाँ ग्राउंड में पेनेट्रेट नहीं करेंगी, क्योंकि वही काफ़ी ज़्यादा फोर्स ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो गया। तो प्रेशर ऑन ग्राउंड वो क्या हो गया, कम। तो अब जिससे ट्रेन सक्सेसफुली रन कर सकती है, ठीक है। और अब देखो पांचवी रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वो क्या है। तो देखो मान लो ये एक दीवार है, वॉल, जो कील होती हैं इनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं, मतलब काफी पेनी होती है कील, ठीक है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है। किसके, पिन्स या नेल्स के, पिन बोल दो या नेल्स बोल दो या कोई कील बोल दो। तो इनके पॉइंटेड एंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि देखो नेल को या पिन को या कील को हमारा मकसद क्या होता है, दीवार में पेनेट्रेट कर जाए वो। मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूं इस पिन पे या नेल पे, और मैं क्या चाहता हूं, ये दीवार में पेनेट्रेट कर जाए। दीवार में पेनेट्रेट कब करेगी, जब इस नेल के द्वारा इस दीवार पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, दबाव ज़्यादा पड़ेगा। और प्रेशर ज़्यादा कब पड़ेगा, जब ये जो एरिया है ना ये क्या होगा, काफ़ी कम होगा, काफ़ी बहुत कम होगा। और ये कम कब होगा, जब ये पिन या नेल काफ़ी पेनी होगी, मतलब पॉइंटेड एंड्स होंगे। तो मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूँगा तो ईजिली ये दीवार के अंदर पेनेट्रेट कर जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा होता मान लो पॉइंटेड एंड नहीं होता पिन या नेल का, और अब आप इस दीवार में विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इस पिन को पेनेट्रेट क्या आप करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स चाहिएगा कि ये पिन इस दीवार में पेनेट्रेट कर जाए। क्योंकि यहाँ पे एरिया ये क्या है, ज़्यादा है। तो कोई फोर्स अप्लाई किया तो जो प्रेशर आएगा, दबाव आएगा ऑन दिस वॉल बाय दिस एंड ऑफ पिन, जब मैं इस पिन पे ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो जो प्रेशर आएगा ऑन दीवार, फोर्स बाय एरिया के फॉर्मूले से, वो क्या आएगा, कम आएगा। क्योंकि ये क्या है, पॉइंटेड एंड नहीं है, ठीक है, एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो प्रेशर कम आएगा। तो ये इस दीवार के अंदर इतनी आसानी से पेनेट्रेट नहीं हो सकती, नहीं घुस सकती। इसके कंपैरिजन में ये आसानी से पेनेट्रेट हो सकती है दीवार में। रीजन क्या है, पॉइंटेड एंड, ठीक है, एरिया काफ़ी कम है ना, पॉइंटेड एंड हो गया। तो प्रेशर बाय दिस पॉइंटेड एंड ऑन वॉल वो क्या आएगा, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो जिससे ये नेल
या ये पिन या कील आसानी से पेनेट्रेट कर सकती है इन दिस वॉल जब मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूं। और अब हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मान लो ये ग्राउंड है या अर्थ सरफेस भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, सी लेवल, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ का बिल्कुल है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और अर्थ का एटमॉस्फेयर कितनी ऊपर तक है, 400 किलोमीटर ऊपर तक है फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और मान लो सी लेवल पे या अर्थ सरफेस पे जो एयर की डेंसिटी है वो मान लो रो नोट है, और ये रो नोट कितनी होती है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब, नियरली इतनी होती है। नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ या एट सी लेवल जो एयर की डेंसिटी होती है ना, एयर की डेंसिटी रो नोट वो क्या होती है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब, नियरली इतनी होती है। तो जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ना, तो डेंसिटी ऑफ एयर वो क्या होगी, घटेगी। जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता जाऊंगा फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ या सी लेवल से ऊपर जाता जाऊंगा, मतलब जैसे एच बढ़ता जाएगा, एज एच इंक्रीजेज, तो डेंसिटी ऑफ एयर रो वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। और ये एक फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि अगर मैं 6 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया तो यहां पे जो एयर की डेंसिटी होगी वो इसकी क्या होती है, हाफ, ठीक है, रो नोट बाय 2। 12 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो यहां पे जो एयर की डेंसिटी वो इसकी 1/4 हो जाती है, रो बाय 4। तो कुल मिला के जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा ना सी लेवल से ऊपर, एयर की डेंसिटी कम ही होनी है, ठीक है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये जो कि अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर तक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी जो 1% बचा वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर वेपर्स हो गए, ठीक है, एटसेट्रा, और अदर गैसेज। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। और जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा ना, एयर की डेंसिटी वो लगातार कम होती जाएगी, ठीक है। और सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नोट वो क्या होता है, 1 atm, और मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल या 760 mm ऑफ मर्करी कोलम। सी लेवल पे मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, अर्थ की सरफेस पे या अर्थ की सरफेस के नज़दीक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, एयर के कारण भी प्रेशर बनता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मैक्सिमम होता है एट सी लेवल। और वो कितना होता है, 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल बोल दो, या 760 mm ऑफ मर्करी कोलम। और जो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, इसको मीजर किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। इसको हमें बाद में पढ़ेंगे, इसी यूनिट में, लेटर बाद में पढ़ेंगे कैसे हम बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीजर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है और वो क्या होता है 1 atm, और वो कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल बोल दो, या 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, ये मरकरी कॉलम की हेल्प से जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं ना, तो वो क्या होता है, बैरोमीटर ही होता है। ठीक है, तो जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होता जाता है, कम। सी लेवल से ऊपर जाते जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होता जाता है। अगर मैं सी लेवल से ऊपर जाता जाऊंगा, मतलब जैसे एच बढ़ती जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होता जाता है। ठीक है, और देखो हम जहां पे रह रहे हैं, यहां पे अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब सी लेवल पे भी बोल सकते हो एक तरह से आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1 atm। ये तो काफ़ी खतरनाक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑन सी लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस खतरनाक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम झेल कैसे जाते हैं? मतलब हमारा शरीर क्रश क्यों नहीं होता इस खतरनाक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण? उसके पीछे का रीज़न ये है, देखो मान लो ये हमारी बॉडी है, ऐसा मान लो ये हमारा स्टोमक है, बॉडी का पार्ट। ठीक है, ये स्टोमक की आउटसाइड है और ये इनसाइड स्टोमक है। तो हमारे स्टोमक में भी क्या है, एयर है, और आउटसाइड भी एयर है। तो जितना प्रेशर आउटसाइड है P0, उतना ही अंदर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm या P0। ठीक है, तो ऐसे जितना फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, अंदर की तरफ से भी, मतलब जो हमारे स्टोमक में जो एयर है उसकी वजह से भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट होगा। तो दोनों कैंसिल हो गए ना। तो इसलिए हमारी जो बॉडी है वो क्रश नहीं होती इतने खतरनाक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बावजूद भी। ठीक है, और देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, मतलब हवा की वजह से एक प्रेशर बनता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सी लेवल पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको प्रूव कैसे करें? एक अच्छी एक्टिविटी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? मान लो एक ग्लास टम्बलर ले लो, ठीक है, इसको पूरा भर दो विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, ब्रिम तक भर दो, बिल्कुल किनारे तक पूरा भर दो इसको। ठीक है, अब क्या करो, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दो। क्या रख दो? कार्डबोर्ड। जेंटली, मतलब कार्डबोर्ड और इस वाटर के बीच में यहाँ पे कोई एयर नहीं होनी चाहिए। अगर एयर रहे तो वो काफ़ी कम रहे, मतलब एयर की डेंसिटी यहाँ पे काफ़ी कम रहे। ठीक है, तो अगर अब आप इसको उल्टा कर दोगे ना, अगर अब आप इसको उल्टा भी कर दोगे, इस ग्लास को अपने हाथों से पकड़े रहना है। ठीक है, तो अब आप इसको उल्टा भी कर दोगे तो ये जो पानी है ना, ये नीचे नहीं गिरेगा और ये कार्डबोर्ड भी नीचे नहीं गिरेगा। इसके पीछे का रीजन क्या? देखो यहां पे कोई हवा नहीं है, पूरा पानी से भरा हुआ था। ठीक है, ये ग्लास ऊपर जेंटली कार्डबोर्ड रख दिया
मतलब बीच में यहाँ पे कोई हवा नहीं बचनी चाहिए, नो एयर। अगर हवा है यहाँ पे तो उसकी डेंसिटी काफ़ी कम है, ठीक है, अगर है तो मतलब कंप्लीटली हम वैक्यूम में जनरेट नहीं कर सकते, वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में हवा है ना, पानी और कार्डबोर्ड के बीच में, वो काफ़ी कम है, एयर डेंसिटी काफ़ी कम है। लेकिन सराउंडिंग में तो एयर है। तो जब मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूंगा, इस गिलास को, नीचे कार्डबोर्ड, इस गिलास को मैं अपने हाथों से पकड़े रहूंगा, तो ये पानी नीचे नहीं गिरेगा और ये ना कार्डबोर्ड नीचे गिरेगा। इसके पीछे का रीजन क्या, देखो, इस पानी और कार्डबोर्ड के बीच में हवा नहीं है, ऐसा मानो वैक्यूम है, ठीक है। लेकिन नीचे तो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग में, तो ये नीचे क्यों नहीं गिरता पानी और ये कार्डबोर्ड, जब मैं इस गिलास को अपने हाथों से पकड़े रहूंगा? उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई हवा नहीं बचती और नीचे तो सराउंडिंग में तो एयर है, तो उस एटमॉस्फेयर के कारण, मतलब सराउंडिंग में एयर के कारण ऐसे फोर्स एक्ट करेगा इस कार्डबोर्ड पे, ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग एयर के कारण। लेकिन वाटर और कार्डबोर्ड के बीच में नियरली वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, तो यहां पे तो जो फोर्स एक्ट करेगा ना इस कार्डबोर्ड पे, वो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? इस वाटर का वेट, ठीक है। लेकिन देखो, इस कार्डबोर्ड और वाटर के बीच में कोई हवा नहीं है, लेकिन सराउंडिंग में एयर है, तो सराउंडिंग में जो एयर है उस एयर के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनेगा, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण इस कार्डबोर्ड पे ऐसे फोर्स अप्लाई होगा, और जो कि किसको बैलेंस कर लेता है? ये जो वेट है ना इस लिक्विड का, वाटर का, उसको बैलेंस कर लेता, और ये कार्डबोर्ड नीचे नहीं गिरता और ना ही पानी नीचे गिरता। लेकिन ये भी कब होता है? जब कार्डबोर्ड और इस वाटर के बीच में यहाँ पे नियरली वैक्यूम क्रिएट हो जाए, ये तब होता है। तब आप इस ग्लास को उल्टा करोगे ना, तो ना कार्डबोर्ड नीचे गिरेगा और ना ही ये पानी नीचे गिरेगा। इस गिलास को अपने हाथों से पकड़े रहना है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? सराउंडिंग जो एयर है ना, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो इस कार्डबोर्ड पे ऐसे फोर्स एक्ट होगा, वो किसको बैलेंस कर लेगा? इस वाटर के वेट को। और देखो, कार्डबोर्ड और वाटर के बीच में कोई हवा नहीं है, नियरली वैक्यूम है, ठीक है। तो जब आप इसको उल्टा करोगे और अपने हाथों से पकड़े रहोगे इस गिलास को, तो ना ये कार्डबोर्ड नीचे गिरेगा और ना ही वाटर, ठीक है। तो ये एक अच्छी इलस्ट्रेशन है किसको समझने के लिए, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही ये कार्डबोर्ड नीचे नहीं गिर पाया, ठीक है, ना ही पानी। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।